अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे आगे में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शफा यूसुफजई और मैं हूँ उवैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। जी शफा जी अवैस, मैं फरमाना चाह रही हूँ और मैं ये फरमाना चाह रही हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते तो उसका क्या होता है? क्या होता है उसका? क्या होगा? अंडे बच्चे देती है? नहीं ना, बड़े हो जाती है। वो तो मुर्गी होगी तो अंडे देगी और फिर बच्चे होंगे चूजे। सही है। लेकिन वैसे मिसाल के तौर पे पैसा है, वो अगर आप यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करेंगे तो बस वो पड़ा ही रहेगा बस। फिर क्या होगा उसका? डिवैल्यू हो जाएगा। डिवैल्यू हो जाएगा। डिवैल्यू हो जाएगा क्योंकि पैसे की कीमत तो आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल रहा है कुछ नहीं होती, महंगाई होती रहेगी, डिवैल्यू हो जाएगा। अगर अवैस का नाजरीन टैलेंट बोलने का, बातें करने का टैलेंट अगर यूज नहीं होगा तो क्या होगा? यहाँ तो यूज हो रहा है, आप क्या करें अपना टैलेंट यूज। आपका टैलेंट अगर यूज नहीं हुआ तो वो भी शायद जाया हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अच्छा, टैलेंट भी अगर इस्तेमाल नहीं हुआ, पैसा भी इस्तेमाल नहीं हुआ, ये चीजें डिवैल्यू हो जाएंगी। आपका जो अंदर का पोटेंशियल है, किसी चीज की आपकी करने की स्किल है, अगर वो इस्तेमाल नहीं होगी तो क्या होगा? जाया, बिल्कुल जाया हो जाएगी। ठीक है। आपकी नॉलेज, आपका जो इल्म है, जो आपकी पीएचडी की डिग्रियां, ये स्कॉलरली आर्टिकल अगर आप ये नहीं लिखेंगे, उसको नहीं एक्सप्रेस करेंगे, लोगों से शेयर नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो भी नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, बांटने से बढ़ता है। हाँ, इल्म भी बांटने से बढ़ता है, तो नॉलेज भी जाया हो जाएगी। मतलब आपने हासिल किया लेकिन आपके पास ही रखा हुआ है और उसका दुनिया को कोई फायदा नहीं हो रहा तो बेकार हो जाएगा वो। बिल्कुल। तो आज की बात का लुब्बे लुबाब ये है कि यूज इट और लूज इट। है जो चीज यूज नहीं होगी वो लूज हो जाएगी। बिल्कुल जी। आप उससे हाथ धो बैठेंगे अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जवानी में अल्लाह ताला ने आपको ताकत दी है, मतलब आप वर्जिश के लिए, जाहिर है एप्रोप्रिएट एज यही है आपकी, जो ताकि आप बुढ़ापे में उसको सस्टेन कर सके। अगर हाइकिंग के लिए आप 65 साल की उम्र में चले जाएंगे और बचपन में या जवानी में आपने कभी हाइकिंग नहीं की है तो फिर टांगे तो जवाब ही देंगी ना फिर आपको। तो इसलिए यूज इट और उसको कहते हैं ची बोल जाएगा। ची बोल जाएगा आपकी टांगों का और आप फिर 2 दिन तक बैठे रहेंगे। हाँ, तो बिल्कुल ची बोलने से पहले आप कुछ कर लें, टांगों को खोल लें। बिल्कुल, या यूज इट और लूज इट या ची बोलने का इंतजार, बस ये है नाजरीन आज की बात। यूज कर लें वरना चीज हो जाएगी लूज। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने एक पतलून यूज नहीं की थी काफी अरसे से, वो टाइट हो गई है, वो लूज नहीं हुई है। और मिसाल के तौर पे वैसे मशीनरी पड़ी रहे, उसको पड़े जंग लग जाता है। अगर कोई घर या इमारत हो खाली तो वो वक्त के साथ साथ पानी भी ठहरा हुआ हो तो उसके अंदर वो काई जम जाती है, बेकार हो जाता है वो। तो जमीन अगर यूज ना हो तो बंजर हो जाती है, खेती बाड़ी नहीं हो सकती। भाई शिफा क्या हो जाता है कभी कभी। बैठ जाए। हाँ, मैं टेक लगा के बैठ जाऊँ। सही, बैठ नहीं रहा हूँ फिलहाल। मैं मौसम बताएंगे। बिल्कुल, ये हमारी वेदर वॉल भी यूज नहीं होगी तो फिर लूज हो जाएगी। तो वैसे गर्मी वाकई हो गई। और आज आपको देखे कराची में सूरज नजर आ रहा है, आपको बता दिया कराची में तो ची बोलना शुरू हो गया है लोगों का, गर्मी हो गई। डिग्री जी बिल्कुल। इस्लामाबाद से आगाज़ करते हैं। इस्लामाबाद में कम से कम 12 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक। लाहौर में कम से कम 14, ज़्यादा से ज़्यादा 25। कराची में 18, कम से ज़्यादा 30। पेशावर में कम से कम है 12 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर होगा 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोयटा में कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। सिवाय कराची के हर जगह बादल है। उधर ची है भाई, ची है। चीन और हमारा, हिंदुस्तान हमारा, ये जो है। हाँ, बिल्कुल। बहरहाल हम आपको कुछ स्टोरीज की तरफ लेकर जाते हैं और आगाज करते हैं जी क्रिकेट की स्टोरी से। तकरीबन 25 बरस के बाद ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम पहली बार पाकिस्तान में अपने दौरे का आगाज करने जा रही है। जुम्मे से रावलपिंडी में पहले टेस्ट की तैयारी हो रही है। जुम्मे को होगा ये शिफा, टिकट तो दिलवाए ना, कुछ करे ना, पैसा क्यों आप जाया हो जाएगा। आप तो मुफ्त में टिकट लेने वाले हैं ना, आपका पैसा जाया हो जाएगा। आप टिकट दिलवाएं। तो मैं आपके साथ रह के अब सोहबत का असर तो लूंगी ना। वैसे कैसे हो सकता है मेरा पार्टनर पे ना करे और मैं पे कर दूं, तो ये हो नहीं सकता ना। तो हम भी मुफ्त ढूंढेंगे। शाबाश, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको इसी तरह मुफ्तों से कनेक्टेड रखे। लेकिन जो असल खबर है वो क्या है कि स्टीव स्मिथ जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के मशहूर तरीन बल्लेबाज हैं वो भी इस टीम में शामिल हैं। पहली दफ़ा जो कि पाकिस्तान आए हैं। और गुज़िश्ता रोज़ कुछ खबरें सामने आई थी सोशल मीडिया पर, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की फैमिलीज़ को धमकियां दी जा रही थी। और ये धमकियां में पैगामात आए कहाँ से थे? गुजरात, इंडिया। मोदी साहब का जो शहर जिसको कहते हैं असल में शहर इक़्तिदार उनका, मोदी सरकार, वो जो बुचर ऑफ गुजरात है ना, इसीलिए तो कहते हैं ही हेल्स फ्रॉम गुजरात। तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी सराय थे उनकी जानिब से उस शख्स का नाम, पेशा, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ शेयर कर दिया गया। और स्टीव स्मिथ का कहना यह था कि ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर हैं एश्टन एगर, उनको मौत की धमकी भी दी गई है, लेकिन उनके बावजूद वो और उनके साथी पाकिस्तान में खुद को इंतहाई महफूज महसूस कर रहे हैं। जी इंडिया वालों, कर लो कुछ भी, जो करना है कर लो। इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट जिस तरीके से वो PSL के फाइनल वाले दिन हमने कहा था ना, तो क्रिकेट होगी
और सब कुछ होगा, आप चाहे जो करते रहे। बिल्कुल। और उन्होंने जो है वो स्टीव स्मिथ ने कल एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमें हमारी सिक्योरिटी और तमाम वो लोग जो कि इसमें शामिल हैं उन पर मुकम्मल एतमाद है और हम काफ़ी महफूज हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल सही है। तो ये है जी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की रुदाद 4 तारीख से शुरू होगा। ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तानी टीम को हमें उनके होम ग्राउंड पे हराना है तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी वो घबराए हुए भी हैं थोड़े से, लेकिन खान साहब ने कहा है कि घबराना नहीं है। भी खड़ा हो जाता है ना तो इसको हटाना मुश्किल। ये अपने आप को ऐसा यूज करता है कि ये लूज नहीं होता है, फिर ये अब्यूज करता है दूसरे को। जब ये अपने आप को यूज करता है तो ये दूसरे को अब्यूज कर रहा होता है। बिल्कुल सही है। ये था जी क्रिकेट का है, क्रिकेटनामा। क्रिकेटनामा ये था नाजरीन। अब आपको बताते हैं पाकिस्तान के जो मारूफ मॉडल एक्टर इमरान अब्बास, हमारे शोज पे भी आपने उनको देखा है, गुलकार भी बड़े अच्छे हैं, गाते भी बड़ा अच्छा है। उन्होंने अलका याग्निक के साथ अपनी आवाज का जादू जगाया और उनके गाने की वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल है। जरा देखें। ऐसा लगता है अब दिल मेरा होने को है, क्यों रुकती नींदें मेरी उड़ जाती। हाँ, वाह भाई वाह 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 वाह, गुड गुड गुड। अच्छा, अब ये मुत्तहिदा अरब अमारात में कहीं इनकी मुलाकात हुई है और इन्होंने कहा आओ गाना गाओ और बस फिर अलका ने इस मौके पर ये भी कहा कि इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि आपका बेहतरीन दोस्त जो है वो डिनर पर आपके साथ हो। अच्छा, तो ये दोनों पक्के दोस्त हैं? मेरा ख्याल है कि ये बड़े पक्के दोस्त हैं और बड़ी इन दोनों की आपस में जो है इस किस्म की गुलकारी की महफिलें जो है वो सजती रहती है। तो एक तो ये थी जिसके हवाले से आपको ये कमाल गुलकारा हैं, ये जबरदस्त गुलकारा हैं। अलका याग्निक जो है कमाल 90s के, तो इन्होंने जो है वो जो 90s का जो अहद है उसको तो लूट ही लिया था इन्होंने। कुमार सानू और उदित नारायण के साथ इन्होंने बस हंगामा कर दिया था। बिल्कुल। तो ये हो गई जी अलका याग्निक। अच्छा, एक और वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और वो एक बच्ची की वीडियो दिखाएं। वो बच्ची की वीडियो दिखाएं। पहले बच्ची क्या रही है? हाय गाइस, ये मैं हूँ और ये हमारा बाप है और ये हमारे बाप की पार्टी हो रही है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो बच्ची है इसका नाम है जी वफा अमीर शनवारी। अच्छा, शनवारी है तो फिर तो उससे इलाके की है भाई, हमारे इलाके। इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और ज़िला खैबर से इसका ताल्लुक है। और ये इसने कहा जी हमारा बाप है और हमारे बाप की पार्टी हो रही है। कितनी क्यूट तरीके से इसने कहा है और बाप भी गोश्त वोश्त काटने में लगा हुआ पार्टी कर रहा है बच्चे के साथ। ये देखो, ये है वो जो हमारे यहाँ पे एक इमेज दिया जाता है ना कि एक सख्तगीर बाप और पठान और ये और वो, बच्ची बाहर नहीं निकल सकती, मोबाइल तक रसाई नहीं होती। एंजॉय कर रहा है बाप अपने बच्चों के साथ, पिकनिक मना रहा है, फुल पार्टी चल रही है। ये है जी। अच्छा, फिर उसके बाद इस बच्ची की एक और वीडियो आई है जिसमें उसने शुक्रिया अदा किया है उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है। दिखाएं भाई। और शेयर किया उसको मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसने शेयर किया उसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, जबरदस्त, क्यूट क्यूट क्यूट। अल्लाह ताला इसको जो है बच्ची को बेहतरीन खुशियां दे भाई, जबरदस्त। हाँ, और मेरा तो दिल चाह रहा है कि ये बच्ची यहाँ पर स्टूडियो में हो। बस नाजरीन इसको हम मुमकिन बनाने की कोशिश करते हैं। बच्ची को ढूंढ कर आए, हम फिर ब्रेक ले लेंगे। बाप के साथ बुलाएंगे। वो उन्होंने कहा है बाप, मैं तो नहीं कह रही, मैं कहती तो वालिद साहब कहती है। हाँ, लेकिन मतलब वो बाप ही है ना, मतलब माँ बाप यही कहा जाता है। तो अगर उसने वो एक हर एक का बोलने का तरीका है, हर एक का अगर किसी को इस पर एतराज भी है तो नहीं, वो वैसे बिल्कुल वो छोटी बच्ची है अभी, तो उसने ये चीजें सीखनी है। बिल्कुल, हाँ, तो ये अभी चीजें सीखनी है उसने। लेकिन ये है कि बच्ची और बाप दोनों को हम इंशाल्लाह पकड़ेंगे, नाज़रीन दावत देते हैं कि प्रोग्राम में वो आए। और एक दफा जाते जाते फिर से वीडियो दिखाई जी। ये मैं हूँ और ये हमारा बाप है और ये हमारे बाप की पार्टी हो रही है। जबरदस्त, बेहतरीन। जितनी दफा आप ये देखें आपका दिल नहीं भरता, मजा आएगा। बिल्कुल, वाकई। चले जी, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अपोजिशन की तूफानी और हंगामी मुलाकातों और लॉन्ग मार्च के बाद वजीर आज़म इमरान खान साहब ने भी सियासी राब्ते शुरू कर दिए हैं। मुल्की सियासत में चौधरी बरादरान इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं और वजीर आज़म इमरान खान ने कल रात लाहौर में चौधरी बरादरान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म ने इत्तेहादी जमात
पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़ने की दरखास्त की है, जिस पर कि चौधरी बिरादरान ने डट कर वज़ीर आज़म के साथ खड़े रहने का ऐलान भी कर दिया। अच्छा, अब इस पर भी जो है ना मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, तो ये हमें जरा जांचना पड़ेगा कि उन्होंने कहा क्या है। मुन्ने सिलाई साहब की स्टेटमेंट कुछ और थी, तारिक बशीर चीमा साहब की स्टेटमेंट कुछ और थी, तो वो जरा कंफ्यूजन है। तो उन पार्टीज में भी कंफ्यूजन होगी ना, वैसे वो जब फैसले पे आएंगे तो फिर हम भी फैसले पे आ जाएंगे। एक तरफ तहरीक अदम एतमाद का शोर है, दूसरी तरफ फिर लॉन्ग मार्च का ये सारा सिलसिला चल रहा है, फिर हुकूमत का रिलीफ पैकेज आया है, इत्तेहादियों से मुलाकातें हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं हुकूमत घबरा गई है, ऐसा क्या हुआ है, इस हवाले से हम बात करेंगे। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी जनाब शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, ये तो आप लोगों ने तो ताबड़तोड़ एक के बाद एक रिलीफ पैकेज देने शुरू कर दिए हैं। देखें, रिलीफ पैकेज तो जब से हमारी हुकूमत आई हमने देने शुरू किए थे। अब सेहत कार्ड हो गया, इसी तरह जो एहसास प्रोग्राम है, इसी तरह कामयाब नौजवान प्रोग्राम है, इसी तरह कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम है। अब ये इंडस्ट्रीज़ के लिए पैकेज देना, कंस्ट्रक्शन के लिए पैकेज दिए, तो ये कोई ये बात नहीं है कि जी हमने अभी किसी ख़ास सिचुएशन में हमने ये पैकेजेस देने शुरू कर दिए। हमारी हुकूमत का बावजूद इसके कि हमारे वसाइल, फिर कोविड जैसी एक आलमी वबा जिसने कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, सेहत के लिहाज से भी और मुआशी लिहाज से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह उन हालात में तो मैं चाहता हूँ कि ये आपके जो नाजरीन हैं उनको ये कि जो अपोजिशन जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा करना चाहती है, उनको ये पता होना चाहिए कि देखें जी, दुनिया की सारी दुनिया उनकी इकोनॉमीज़ में बड़ा धक्का लगा है। कुछ स्टेबल थी, कुछ ज़्यादा मजबूत थी, तो उनको, लेकिन उनको भी हुआ। हमारे अपने जो रीजन में इस तरह हुआ। अब देख लें आप श्रीलंका को देख लें, बुरी हालत है। हमें बड़ा हमारा ब्रदर मुल्क है और हम नहीं चाहते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि हालात ने ऐसा बना दिया। अब ऑयल प्राइसेस आप देखें, दुनिया में जो डेवलपमेंट्स हुई, यूक्रेन क्राइसिस, साहब ऐसी है कि पहले अपोजिशन कहती थी कि इतनी महंगाई हो गई है, महंगाई हुकूमत को घर भेजो। अब आप लोगों ने कीमतें सस्ती कर दी है, तो आप वो कहते हैं कैसे सस्ती की है, कहाँ से पैसा लाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा ना कि भाई सारी दुनिया में बढ़ रही है, इन्होंने कैसे कम कर दिया। इस सारे जो प्राइम मिनिस्टर का जो पैकेज जो उन्होंने अनाउंस किया, जो रिलीफ उन्होंने दी, इससे सबसे बड़ी तकलीफ अपोजिशन को हुई है और उससे वो एक्सपोज हुए हैं। किस तरह एक्सपोज हुए हैं कि एक तरफ वो महंगाई को इस्तेमाल करते हुए अपने इक़्तिदार में आने के लिए, अपने ख़िलाफ़ जो केसेस उनके हैं जो कि अभी फाइनलिटी की तरफ जा रहे हैं, उसको करने के लिए ओहदे भी तकसीम कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, पूरी इस 2 साल में किसी भी दुनिया में कोई भी अपोजिशन पार्टी आया वो सड़कों पर निकली है? आया सड़कों पर तो अभी भी इनको लोगों ने नहीं निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग अब काफ़ी सियासी तौर पर मैच्योर हैं, लेकिन इन्होंने पूरी कोशिश की है कि गैर यकीनी सूरत हाल हो, हुकूमत डिस्टेबलाइज हो, पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी हो। और देखें, जब पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी होती है तो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है, और उसकी वजह से किसी भी दुनिया के अपोजिशन, दुनिया के और मुल्कों में अपोजिशन नहीं है, लेकिन वो समझते हैं, वो मुहिब वतन लोग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस वक्त जो एक सख्त सूरत हाल है, इनके पास क्या है, क्या वो दे देंगे। पहले जब हम प्राइसेस का वो कर रहे थे कि जी तेल दुनिया में बढ़ रहा है, अब वही शायद खाकान कहते हैं कि जी दुनिया में तो बढ़ रहा है, इन्होंने कम कैसे कर दिया। लेकिन उन्होंने हिला दिया है वैसे आप लोगों को, क्योंकि खान साहब जब गए हैं चौधरी बिरादरान के पास, तो कुछ ना कुछ आप लोगों की सफ़ों में खलबली मची है। नहीं, देखें, जब कोई दूसरा शख्स या दूसरी पार्टीज जब वो हिलाने की कोशिश करेंगे तो हम हाथ में हाथ धरे हुए तो नहीं बैठेंगे। हम भी एक सियासी पार्टी हैं, हमारे अलाइज हैं, हमने भी पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी है, पॉलिटिकल एक्टिविज्म करना है। अब देखें, हमारा जो उसमें हमारा प्रोग्राम तो ये पहले से था कि हम जो है तो ये सिंध में जो है तो जो सिंध के जो अवाम जो जिस मुसीबतों में घिरे हुए हैं पिछले कितने सालों से, और बिलखुसूस 14 सालों से, 15 सालों से, इनको तो कंटिन्यूटी भी मिली। क्या किया इन्होंने सिंध के लिए, क्या किया कराची के लिए। आप कराची को देख लें कि आप तो मेरा ख्याल है कराची में रह भी हुए हैं। मैं बस वही तो खून के आंसू होता है कि आप जो है बाहर निकलना महाल हो गया है, जिस तरह के गैर-कानूनियत है, क्राइम की सूरत हाल चल रही है, क्राइम जो है तो कभी हिस्ट्री में ऐसे नहीं थे। अब ये निकले हैं उनका ऐसी पार्टी जो कि एक रीजन में तक बड़ी वो एक सूबे के एक हिस्से तक इंटीरियर सिंध की पार्टी है, महदूद हो गई है, महदूद होकर रह गई है। अब वो निकली है पूरे पाकिस्तान में, जिनमें कि सिंध में मुझे आप बताएं पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या है, 2 सीटें नहीं ले सकते हैं। अब वो आएंगे तो पता नहीं कितने लोग निकलते हैं, 1-2 सीट नहीं ले सकते हैं। बलूचिस्तान में
तो अब वो आए और कहने लगे कि जी हम मुल्क को ठीक करेंगे। लेकिन सर एक और चीज़ है, वो ये है कि अब पेट्रोल की कीमतें तो आप लोगों ने सस्ती कर दी, बिजली सस्ती कर दी, आम आदमी को तो मिल रहा है उसका, लेकिन ये है कि उस तक पहुंच नहीं रहा। मिसाल के तौर पे कल मैंने एक सवाल किया तो लोगों ने ट्वीट के जरिए उसके नीचे जवाब दिए। मैंने पूछा कि वजीर आजम ने तो तेल की कीमतें कम कर ली हैं, क्या ट्रांसपोर्टर ने भी किराए कम कर लिए? तो सब ने लिखा हुआ था नहीं वही है, ये अवाम है और अवाम तो ऐसी है और इन तक समरात नहीं पहुंचेंगे। तो गवर्नेंस का इशू है सर। देखें 2-3 दिन कुछ तो पॉलिसी जब डिसाइड हो जाती है, उसकी जो फिर इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कुछ 2-4 रोज़ तो लगते हैं। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद ये करेंगे और हमारी उसमें गवर्नमेंट में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंश्योर करेगी कि वो किरायों को नीचे करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ये अवाम जो है तो उन पे ये अवाम के लिए फ़ायदा हो जाए, वो उनको फ़ायदा हो जाए और ये जो है तो वो ना करें। तो देखें ना, अब दूसरी बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने इंडस्ट्रियल पैकेज, ये बड़ा चल रहा था, ये सिलसिले चल रहे थे, चूँकि हमारी हुकूमत का जो ये टर्म है उसका 1-1.5 साल रहता है, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैच्योर हो रही हैं, अभी कुछ 2 महीने बाद होंगी, कुछ 3 महीने बाद होंगी, ताकि हम चाहते हैं कि जब जितनी भी इस आवाम को रिलीफ मिल सके, मुल्क को एक ऐसे तरक्की के उस पर लाना है। अब इंडस्ट्रियल पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया, उन्होंने कहा कि पहले ही दे देते वो, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आई विश कि ये पहले हो जाता, लेकिन इसके लिए बड़ी तैयारी करनी पड़ती है जी। कोई चीज़ ये नहीं होती है कि कल हमने आज फैसला किया और कल हम उसको अनाउंस कर दें, तो ये टाइम लगे, इसकी टाइमिंग हुई है। लेकिन ये एक ऐसा पैकेज दिया है जो कि बदकिस्मती से इस मुल्क में हमेशा इंपोर्ट को इनकरेज किया गया, जिसकी वजह से इंडस्ट्री लगाना, एक चीज़ जो मुझे सस्ती मिल रही है तो मैं उसकी इंडस्ट्री क्यों लगाऊंगा। इन्होंने आर्टिफिशियल डॉलर को रखा और इंपोर्ट्स को, जिसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई इस मुल्क में। कोई अब हमारे पास अगर बिजली है तो उसकी खपत नहीं हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्री मेन जो कंज्यूमर होता है वो तो इंडस्ट्री होती है। तो ये जो पैकेज दिए हैं और फिर ख़ास तौर पे जो एक्सपेट्रिएट्स को दिया है कि वो आएँ, उससे आपके फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ेंगे, उससे जो है तो जो अपना वो उन्होंने जो तजुर्बे और जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी है वो लाएंगे मुल्क में, और इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उस सिलसिले में मैं आपको बताऊँ कि हमारी मिनिस्ट्री बहुत ही प्रोएक्टिव है। हमने पूरी जो अपनी जो नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी बनाई है पिछले महीने, जो कि कैबिनेट से अप्रूव भी हुई है, उसका बुनियादी मकसद यही है कि हम खुद इन्हिसारी की तरफ जाएं, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, हमारी जो रिसर्च है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो रादर देन रिसर्च फॉर रिसर्च। तो हम अभी एक बड़े मरबूत तरीके से हम जा रहे हैं, जिसमें कि हमारी जो सिविल और जो मिलिट्री का जो वो है रिसर्च है, और हमारा जो वो है इंडस्ट्रीज़ के लिए जो हमने वो करने हैं, अपने लिए अपनी पैदावार को बढ़ाना है, तो उसमें भी एक हमने अब एक पॉलिसी में ले आए हैं कि किस तरह से उनके जो एसेट्स हैं R&D के या हमारे जो एसेट्स हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प कर सकें, ताकि हम इस मुल्क को आगे ले जाएं। और मैं आपको एक बात ज़रूर करूँ, उसके बाद आप जो भी पूछते हैं, देखिए मैं ये समझता हूँ और मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, अगर इस मुल्क में प्रॉस्पेरिटी आनी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोई भी मिनिस्टर हो, ये नहीं कि मैं आज उसका मिनिस्टर हूँ, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इस मिनिस्ट्री से वाबस्ता है। दुरुस्त है, ऐसा ही। और जब तक कि इसको वो अहमियत नहीं मिलेगी इस मिनिस्ट्री को जो कि बाकी दुनिया में होती है, तो ये मिनिस्ट्री इसी तरह जो है तो चलती रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत में हमने अभी पिछले 1 साल में बड़े रेवोल्यूशनरी से काम किए हैं। हमने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक वाइब्रेंट मिनिस्ट्री बना दी है, जिसमें कि जितने हमारे 18 इदारे हैं उनको हमने रिस्टोर किया है, उनमें लेजिस्लेशन चेंज की है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को हमने रीएडजस्ट किया है। ये सारी के अब सारे इदारे जो है ना वो एक्टिव रहेंगे, लेकिन ये एक प्रोसेस है और मैं ये समझता हूं। लेकिन कौन कौन से इदारे, अगर आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं कि कौन कौन से इदारे हैं जिन पर क्या काम हो रहा है? देखिए बुनियादी तौर पे तो जो इदारे तो सारे अहम होते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे अहम हैं वो हैं, एक तो हमारा पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन है, जो कि बुनियादी तौर पे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और साइंस के जितने भी रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग करता है, एक फंडिंग आर्म है। उसमें हमने स्टेम प्रोग्राम को शुरू किया है, हाँ। सारी दुनिया स्टेम की तरफ जा रही है, और अब हमने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट बेसिस पे हमने उसको फैलाने के लिए पहले 50 स्कूल किए, अब 500, और फिर ये बढ़ता जाएंगे। अच्छा। फिर अब हम ये प्राइमरी लेवल से भी शुरू कर रहे हैं स्टीम के नाम से, जिसमें हम आर्ट्स को भी डाल रहे हैं। तो हम प्राइमरी लेवल पे, जिसमें कि बच्चों की जो तख्लीक का जो वो है वो बचपन से ही शुरू होता है और उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो है। फिर एक और इदारा है PSQCA। PSQCA वो है जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स क्वालिटी को असेस करता है। उसमें क्या है कि हमने उसमें वो
बड़े मसाइल उधर, करप्शन, मिसमैनेजमेंट, एवरीथिंग। मतलब एक इदारा था नहीं था, एक हजूम था जो कि इकट्ठे हुए हैं और सरकारी लेवल पे वो जो है तो अपना जो भी कर रहे हैं वो हर काम कर रहे हैं सिवाय जो है तो अपनी जो उनका अपना काम करने के। ठीक है। उसको हमने एक तो ये है कि हम उसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट इस्लामाबाद कर रहे हैं। अच्छा। उसमें जो लेजिस्लेशंस हमें चाहिए हमने नए MP स्केल्स के बाहर मार्केट के लोग ला के उनके किया, इसका पहले कोई नहीं था। सही। तो ये इदारा जो कि क्वालिटी जो इंपोर्ट्स आपकी होती हैं या जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें एक ख़ास क्वालिटी स्टैंडर्ड जो कि बने हुए हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये इदारा है। दूसरी चीज़ है पाकिस्तान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स NIE। इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा हमारे यहाँ सब इंपोर्ट आपको पता है, हर चीज़ लाइटर से लेकर और हर चीज़ तक जो है ना हम इंपोर्ट करते हैं। वो जो पंखे और इनकी मशीनों वाली पॉलिसी हमने वो तो NIE जो है तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के उसमें भी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए हैं और वो इदारा आपका देखें अब हम स्टार्टअप्स का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हम एक टैक्सोनॉमी शुरू कर रहे हैं जिसमें कि हमारा ये मानना है कि इंशाल्लाह आने वाले 1.5 साल में हम तकरीबन 1 लाख नौकरियां क्रिएट करेंगे सिर्फ NIE से। ये टैक्सोनॉमी के थ्रू, ये टैक्सोनॉमी के थ्रू और ये स्टार्टअप्स के थ्रू जो कि हम NIE में इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में हम करेंगे। फिर इस तरह हमने जो है तो ये एनर्जी कंजर्वेशन ने कहा कि जी हम इंपोर्ट कंजर्वेशन पे किसी ने कोई काम नहीं किया था। तो जब मैं आया, मेरा चूँकि थोड़ा बहुत पावर सेक्टर से एक ताल्लुक सा था, तो ये शुरू किया और हमने लो हैंगिंग फ्रूट जिसमें कि पंखों को सिर्फ उसके स्टैंडर्ड्स बना के उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को चेंज करके हमने वो टेस्टिंग किए, एफिशिएंट कर दिए, जिससे कि 3400 मेगावाट की बचत होगी। 3400 मेगावाट का मतलब है कि अगर आप वो प्लांट लगाएं तो $4.5 अरब में वो आता है। फिर इस तरह हम पंप्स जो वाटर पंप्स हैं शहर पूरे चल जाए बिल्कुल इस पे तो पूरा वो आई मीन 50 हमारे जो पेशावर में वर्षक डैम है, जैसे 50 वर्षक डैम आपने बचा लिए हो। बिल्कुल। फिर इस तरह जो है तो हम पंप्स पे जा रहे हैं, जो वाटर पंप्स जो पानी खींचते हैं इनएफिशिएंट हैं, ख़राब क्वालिटी के हैं, ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। और जो ये हमने पंखों का किया है इससे तकरीबन 472 अरब रुपए साल का आवाम को बचेगा, क्योंकि जब बिजली कम खर्च होगी बिल कम आएगा और वो जो स्लैब्स होते हैं उसमें भी वो नीचे की तरफ आएंगे। फिर इस तरह हमने गीजर्स के वाटर गीजर्स, गैस भी हम बहुत वही 40-45 साल से जब से हमने वो संभाला है वही चीज़ें हैं, वही है, डिज़ाइन भी वही है, उसको इस्तेमाल करने का उसको हमने नया स्टैंडर्ड करके उसके एफिशिएंट बनाया है, जिससे कि आपको तकरीबन 40 MMCFD की वो जो कि अरबों रुपए की और डॉलर हम इंपोर्ट करते हैं उसकी बचत होगी। इस तरह हम हर उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के पीछे जा रहे हैं जिसमें कि कंजर्वेशन हो, जिसमें कि एफिशिएंसी। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 18 इदारे हैं जो आप देख रहे हैं। जी हाँ। मतलब महीने में अगर आप एक इदारे पर 2 दिन भी लगाओ तो 30 दिन में 15 इदारे हो सकेंगे, फिर भी काम बच जाएगा। ये तो जंग है रोजाना। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये हमारे वो हैं, ये इदारे हैं जो कि एक खास मकसद के लिए बनाए गए हैं और हम उनको ये जो मैंने आपको 3-4 इदारे बताए हैं और PCSIR जो हमारा इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो वो है ज़बरदस्त काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि हमने जो हेम्प पॉलिसी है जो कि हमने कैबिनेट में पेश की हुई है, जिससे कि आपको आज ये फाइनलाइज हो जाए, कैबिनेट से इंशाल्लाह अगले हफ्ते अप्रूव हो जाएगी, तो इसका जो मेडिसिनल और इंडस्ट्रियल यूज़ होगा, आप अरबों डॉलर इमीडिएटली अगले 2 साल 3 साल में आपकी कम से कम 3 से 4 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। देखिए ये चीज़ें हैं जो कि हुकूमत कर रही है और ये शॉर्ट टर्म बेस्ड है, ये तो जल्दी भी हो जाएगा। ये बिल्कुल लो हैंगिंग फ्रूट है जिसमें कि आप आज ये शुरू होगा तो लोग लाइनों में खड़े हुए हैं। ऐसा ना हो अगली हुकूमत अगर खुदा ना खास्ता या जो भी कहें आप लोगों की ना हो तो वो क्रेडिट ले रहे हो कि देखो ये तो हमने कर दिया। ये भी होता है। हम तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है ना, उन्होंने कभी हुकूमत को बचाने या हुकूमत के लिए कोई काम नहीं किए हैं, उन्होंने मुल्क की बेहतरी के लिए काम कहते हैं। वो कहते हैं मुल्क आगे जाए। कई हमने ऐसे फैसले किए हैं जो कि पॉलिटिकली अनपॉपुलर फैसले थे, लेकिन हमने किए क्योंकि जब तक आप मुल्क को आगे नहीं ले जाएंगे तो हुकूमतें आती जाती रहे। हमने देखा है पिछले 70 साल में। इट्स ऑल अबाउट दैट। लेकिन एक्सपेक्टेशन आप लोगों की है, मतलब गिवन द हेल्थ कार्ड चौधरी साहिबान ने आप लोगों को कह दिया है कि हाँ हम अभी तो आपके साथ हैं। देखें बिल्कुल देखें हमारे साथ हमारे इत्तेहादी खड़े हुए हैं और ये उनकी भी उस सोच की अक्कासी करता है कि उन्होंने भी उस विजन को कि हमने इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, हमने मुल्क को आगे ले जाना है, तो वो हमारे साथ खड़े हैं। और दूसरी ये है कि उनके पास
अब देखिए ना, जो PMLN है या पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी तो बेचारे अब वो एक सूबे से भी कम में रह गए हैं। अब वो जो है तो किस तरह उनके पास क्या प्लान है क्या नहीं है, नून वाले हैं उनको आपको पता है। PMLN इज योर चैलेंज सर, पंजाब है और PMLN है सर, तो चैलेंज आपस में कितने इख्तलाफात हैं। शाहिद खाकान एक बात करता है, शहबाज शरीफ कोई और बात करते हैं, बाकी पार्टी और बात करती है, तो उनके अंदर भी अभी वो नहीं है। लेकिन आप लोगों के वो जहांगीर तरीन साहब वाले मामला भी अब सेटल होने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे हर पार्टी में तबीयत का हाल अहवाल पूछ लिया गया है। कुछ वो होते हैं, कभी ताल्लुक अच्छे हो जाते हैं, कभी खराब हो जाते हैं। ये तो एक पॉलिटिकल एक कल्चर का एक हिस्सा है, हर पार्टी में ये होता है। हाँ। तो अब जाहिर है कि लेकिन जब पार्टी के उस पर आएगा, सर्वाइवल की बात आएगी, तो जाहिर है कि जितने भी हमारे अलाइज हैं वो उसमें हमने देखा है पास तक। आपने पिछले हफ्ते देखा होगा, 2 हफ्ते पहले सेनेट में क्या हाल हुआ, अपोजिशन जो कि मेजॉरिटी में हार गई बिकॉज उनके अपने लोग उनके साथ। लेकिन ऑन अ वाइडर नोट, मतलब ऑन अ वाइडर स्केल, वोटर आप लोगों का इस चीज को समझेगा कि आप लोगों ने जो भी फैसले किए वो मुल्क की और उसकी बेहतरी के लिए किए, और वोट पड़ेगा 2023 में इंशाल्लाह। बिकॉज देखिए जी, ये जो एक तो है ना महंगाई है, जाहिर है कि वो हर एक बंदे को इफेक्ट करती है, और ख़ास तौर पे उस तबके को जो कि माशी तौर पे इतना ताकतवर नहीं होता है, तो उसको ज़रा ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हमारा यही एक चैलेंज है। बाकी हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह जो हम पॉलिसी ले लें, अब देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए हम। सही है। हम सेहत का, हमारा जो सेहत का कार्ड है, जिसमें कि एक ऐसा हमने एक प्रोडक्ट दे दिया है जो कि आलमी तौर पे एक्सेप्टेंस है, लोकली उसको लोग वो कर रहे हैं कि हर उस ख़ानदान के जेब में हमने 10 लाख रुपए डाल दिए, तो उसको बीमारी की सूरत में अल्लाह बीमारी न लाए, लेकिन अगर हो तो उसके लिए एक मौजूद है, बिल्कुल हुकूमत की तरफ से एक प्रोडक्ट मौजूद है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त दिया आपने। नाज़रीन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है तो बस वही है कि यही है चीज़ जो कि आगे लेके जा सकती है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की मिसाल ऐसी है कि जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी मईशत को ज़मीन से आसमान की तरफ वो ले गए, और यही हमें भी करना है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। नाजरीन, आयरन खून हर इंसान में ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो एक्टिव हो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम आप पाकिस्तान के स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो आज पाकिस्तान में हर 2 में से 1 बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। और ये जो आयरन की कमी है, इसको नज़रअंदाज करना ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और हमारे आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को ये मुतासिर कर सकता है। बिल्कुल। अब अगर सिम्टम्स की हम बात करें कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बॉडी के अंदर या बच्चों में आयरन की डेफिशिएंसी है, तो एक तो आपको रहेगी थकावट, आप जो है सांस जल्दी फूलेगा, फिर लथार्जिक फील करेंगे, एक्टिव जो माइंड होता है, फोकस करना, किसी चीज पर तवज्जो देना वो कम दे पाएंगे, फिर बीमार आप ज्यादा होंगे, कुव्वत मुदाफ़ियत इफेक्ट होती है। और आजकल कोविड के सूरत हाल में हम देखते हैं कि कुव्वत मुदाफ़ियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। बार बार बीमार होना भी आयरन की कमी की निशानी है। इसके अलावा क्या कि आप मुख्तलिफ चीज़ों पर सही तरीके से तवज्जो नहीं देंगे तो वो नहीं दे पाएंगे, तो ब्रेन फंक्शनैलिटी जो है वो भी कम हो जाती है। बेसिकली तो आप एक्टिव ना रहे। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपका फोकस जो है वो खराब हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपको ये बताएं कि आयरन डेफिशिएंसी को एनीमिया भी कहते हैं। जी हाँ। एनीमिया भी उसका एक दूसरा नाम है जो आमतौर पर डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जिसका मकसद या बताने का पर्पज यही होता है कि आप में, और आम लफ्जों में हम उसको कहते हैं खून की कमी, लेकिन असल में खून में किस चीज़ की कमी होती है, तो वो होती है आयरन की कमी। अब ये जो बच्चे हैं हमारा मुस्तकबिल है, जब हम कहते हैं तो हमें ये देखना है कि हमें अपने बच्चों को आयरन की कमी से कैसे बचाना है। जो निशानियाँ हमने आपको बताई, ये आप देखिए, अगर आपके बच्चों में ये किसी भी किस्म की इस तरह की निशानी है तो इट मीन्स कि ये एक सिग्नल है और आपको इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब जब हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत बनाना है तो उसके लिए सबसे अहम ये है कि उनको आयरन से भरपूर ग़िज़ाएँ दी जाएँ। वो ग़िज़ाएँ जो कि ये जो आयरन की कमी है वो दूर करें, ताकि ज़िंदगी की दौड़ में ये जो बच्चे हैं ये पीछे ना रह जाएँ और इनका रोशन मुस्तकबिल हो। तो आए अहद करते हैं कि आयरन की कमी अब नहीं, आयरन की कमी अब नहीं। बिल्कुल। और अगर क्विकली हम आपको ये भी बता दें कि कौन कौन सी वेजिटेबल्स में आयरन होता है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स, जिस वेजिटेबल का कलर ग्रीन आपको नजर आ रहा है, सबसे आसान देखने की उसकी निशानी जो है वो ये है कि आयरन की जो है उसमें वाफिर मिकदार पाई जाती है। सही। तो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाएं, अपने बच्चों को महफूज बनाएं। आयरन की कमी अब नहीं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। वेलकम बैक नहीं, वशात के पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है और बलोच कौम हर साल मार्च के पहले हफ्ते में बलोच कल्चर डे यानी कि अगर हम इसको उर्दू में कहें तो बलोच सकाफती दिन मनाती है और सकाफती ईद आप कह सकते हैं इसको। तो आज बलोच कल्चर डे मनाया जा रहा है। फ़ोन कॉल्स हम खोल देते हैं और वो आना शुरू हो गई है भाई। बलोच कल्चर के हवाले से बात करें और बताएं कि आज के दिन आप कैसा महसूस कर रहे हैं और बलोच कौम की जो दास्तानें हैं वो हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, अदनान साहब हमारे साथ हैं, कॉलर एक कोयटा से। वालेकुम सलाम। क्या बिल्कुल ठीक ठाक है। अदनान साहब क्या कहना चाहेंगे? बलोच कल्चर डे मना रहे हैं हम आज जी है। हम लोग ये सब जो आपकी सकाफत है, जो मोरल वैल्यूज हैं, वो एक दिन इकट्ठा होती हैं और ये हमारे नौजवानों में जाती है। जितने ये जी हमारे एसेट्स हैं जिसको मुझे लगता है हमें नरिश करना चाहिए और आज शोर से जो है उसको मना रहे हैं। जबरदस्त, बेहतरीन। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ज़रा डिस्ट्रैक्शन है आपकी कॉल में, दोबारा कॉल कीजिएगा और मज़ीद अपने इजहार ख्याल कीजिएगा। नाज़रीन, बलोच कल्चर डे मनाने का जो इब्तिदा है वो 15वीं सदी ईस्वी में बलोचिस्तान के जो अगर हम आपको बताएं कि बलोचिस्तान हमारे जो है ना मामलात वो सिब्बी से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। हाँ, तो तारीखी शहर है ये भी, कोयटा का सिब्बी से जुड़ा हुआ है और मीर चाकर खान के दौर से हुई थी इसकी इब्तिदा। लेकिन बलोच सकाफती दिन जो है उसको गुज़िश्ता चंद साल से ज़्यादा मनाया जाता है और 2015 के बाद इस दिन को भरपूर सकाफती जज्बे से मनाया जा रहा है। और मकसद इसका यही है कि अपनी सकाफत की तरवीज की जाए, नई नस्ल के लिए ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें नायाब बनती जा रही हैं। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बलोचिस्तान, दरखेज़ है, हमागीर तहजीब का हामिल है और उसका जो माजी है बड़ा कदीम है और तमाम हसीन रंगों को बिल्कुल एक साथ समो लेता है। बिल्कुल जी। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, शकील साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। शकील साहब, बलोच कल्चर डे। जी मैं शकील अदनान बात कर रहा हूँ। जी कीजिए, बलोच कल्चर डे के हवाले से क्या कहेंगे? जी बड़ा अच्छा आपने किया कि ये बलोच कल्चर डे के ऊपर आप कर रहे हैं प्रोग्राम और इतना डाइवर्सिफाइड है बलोचिस्तान के। अगर आप इसको उसमें देखें, सर्च करें गूगल के ऊपर, आप देखेंगे कि बलूचिस्तान जहाँ प्लेस होता है जियोग्राफिकली तो उसके चारों तरफ जो है मुख्तलिफ बड़े बड़े कल्चर्स आपको नजर आएंगे। एक तरफ आपको मेहरगढ़ नजर आएगा। मेहरगढ़ की तकरीबन 7000 BC तकरीबन उसकी तारीख है। उसके दूसरी तरफ आप देखें अफगानिस्तान है, इस तरफ आपका KPK है और चौथी तरफ सिंध है आपका। तो एक्चुअली बलूचिस्तान जो है दो बड़े हिस्सों में तकसीम अगर आप करें बलोच एरिया को खास तौर पे, तो वो सरावान और झालावान। सरावान का वो एरिया है जिसका आपने अभी जिक्र किया, सिब्बी का इलाका जो है वो सिंध से क्योंकि रिलेट करता है वो उससे जाके कहीं अपने जो विरसा है वो वहाँ से उससे लेता है सिंध से। और इस तरफ अगर आप आए KPK की तरफ तो मुगल कोट या ये जोक का जो एरिया है ये आप KPK से। तो अगर हम बलोच कल्चर को समझना चाहें या बलोच तहजीब को समझना चाहें तो आप हमें किस शख्सियत का हवाला देंगे कि इस शख्सियत को पढ़ लो? हाँ, बलोच अगर कल्चर को आपने पढ़ना है तो ये तकरीबन 8 AD में गालबन या उससे पहले गालबन 7 AD में माइग्रेशन एक बहुत बड़ी ईरान से बलूचिस्तान की तरफ। ये इलाका किसी जमाने में सिस्तान कहलाता था, ठीक है। अच्छा, तो ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहाँ पर एक्सपेडिशन आई और जो कि आपने खुद भेजी थी और वो यहाँ तक आपके कल्लार तक जो है ना एक्सपेडिशन आई, उसके बाद वो वापस चली गई। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग इन्वेट करते रहे। बलोच एरिया जो है, एक शख्स का नाम बताएं कि इसको पढ़ना जरूरी है। पढ़ने के लिए देखिए बलूचिस्तान की तारीख जो है वो खास तौर पे जो या लिटरेचर में से कोई ऐसा शख्स हो जिसको आप कहें कि भाई वो पढ़ लो, बहुत अच्छा आपको मालूम। उसमें देखिए गुल खान नसीर साहब हैं, खान मरी साहब हैं, सही। हतूराम की तारीख है वो अगर आप देखें, बस देखें ना, ये इल्म वाली बात जो है वो लोगों तक हमने फैलानी थी, लोगों को बताना था कि भाई देखो कुछ पढ़ लो ताकि तुम्हें पता चले। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर, आपका वक्त दिया आपने, बड़ा ज़बरदस्त आपने डिटेल हमें बताई। और जनूबी एशिया की अगर हम बात करें नाजरीन तो बलोच कौम और सकाफत जो है उसका शुमार न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जनूबी एशिया की कदीम तरीन
सकाफतों में होता है और इस कौम की सकाफत की तारीख जो है सदियों पर मुश्तमिल है। कहा यह जाता है कि बलोच शाम से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स हमजा की औलाद में से हैं और ये कौम हलब से चली और ईरान के सूबा सस्तान से होते हुए बलोचिस्तान में आकर आबाद हो गई। अब यहाँ के बहुत सारे ऐसे कबीले हैं जो हम अपनी सियासत में मुतअद्दिद दफ़ा टीवी पर भी सुनते हैं। शाजिया मरी, मतलब बेसिकली ये दो शाखें हैं, एक शाख है जिसमें एक को कहते हैं सुलेमानी, बिल्कुल, और दूसरी जो शाख है वो है मकरानी। और फिर इस इलाके में जो बसने वाले जो है बरावी वस्ती बलोचिस्तान के बासी हैं और अब बलोचों के तकरीबन 18 कबीले हैं जिसमें बुगटी भी शामिल है, मरी भी शामिल है, ये सुलेमानी है। और फिर सिंध के जो तालपुर हैं वो ख़ुद को सुलेमानी बलोच कहलवाते हैं। फिर 3 बड़ी कौमें हैं, बलोच, पश्तून और बरावी, ये वो फिर आबाद हैं वहाँ पर। और बलोची ज़बान बोलने वाले जो बड़े बड़े कबाइल हैं उसमें बहुत सारे नाम हैं, उसमें रिंद है, लाशार हैं, मरी हैं, जमोट हैं, बुगटी वगैरह, मक्सी हैं, ये सारे जो हैं वो मौजूद हैं। अब एक और कॉलर है हमारी, ज़रा उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएं कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे? मैं कराची से बोल रहा हूँ, मुमताज खान न्याजी मेरा नाम है। जी सर, फरमाइए। ये जो कल्चरल डे मनाया जाता है जी, ये अमन और मोहब्बत का पैगाम होता है। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, हमें इस चीज की खुशी होती है कि इसके मनाने से आदमी को नफरतें जो हैं वो खत्म होती हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और मोहब्बत जो है वो परवान चढ़ता है। ऐसा ही है। ये अच्छी काविशें हैं, बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख। आपका बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला बेहतरीन दोस्त है कोई? मैंने 25 साल कोयटा में गुजारे हैं। अच्छा, बस फिर तो आपके दोस्त सारे हैं ही वहाँ के। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर हम इनके लिबासों की बात करें तो वो जो बलोच की एक तो शलवार है भाई, शलवार बड़े घेर वाली जबरदस्त शलवार, कई 100 मीटर लंबी, थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन बड़ी लंबी सी शलवार होती है वो। अच्छा, फिर पगड़ी जो है वो उसका एक बड़ा एक इस तरह की वो पगड़ी होती है और वैसे हमने भी पहनी थी वो पगड़ी। बिल्कुल तस्वीर हमें पहले याद आता तो हम दिखाते आपको, लेकिन वो बड़ी जबरदस्त एक बड़ी सी पगड़ी होती है और उस हमारे सोशल मीडिया पर जाकर देखिएगा नाज़रीन, आज हम वो लगाएंगे, पूरी लपेटी हुई होती है इस तरीके से। अच्छा, खवातीन की बात करें तो उनके शीशे वाली कढ़ाई वाले जो कपड़े होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं, मुख्तलिफ कलर्स के, और उसके अंदर शीशे का काम हुआ होता है, बलोची काम जिसको आप कहते हैं, बहुत ही इंतहाई खूबसूरत काम होता है। अच्छा, वेस्ट कोट होती है, वेस्ट कोट होती है, और जो बलोची डांस है वो तो आप सब वाकिफ हैं कि वो छोटी सी उनका फ्रॉक होता है और वो पहनकर जब घूमते हैं अपनी घेर वाली शलवार और उस फ्रॉक के साथ, तो क्या समा होता है, तो वो तो आप सभी जानते हैं, वाकिफ हैं, जाहिर है, देखा होगा। करते हैं ना, जाते जाते वो एक गाना है दाना पदाना, वो ऐसे लगा दे जरा हल्का फुल्का सा, कहीं कोई मूड हो रहा है, वैसे तो बैकग्राउंड में चलाते रहते तो अच्छा था, लेकिन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सबसे आगे में एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मार्च चल रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च चल रहा है। ये दोनों मार्च जो हैं वो मार्च के महीने को रंगीन बना रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। आपस में इनका टाकरा कहाँ होगा, इस वक्त दोनों मार्चों की सूरत हाल क्या है, हमारे नुमाइंदे आतिफ हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। जी वालेकुम सलाम उवैस। आतिफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आप ये दोनों मार्चेस कवर कर रहे हैं, इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, दोनों मार्चेस की सूरत हाल क्या है? उवैस, 25 तारीख को हम कराची से रवाना हुए थे। पहले घोटकी का जो मार्च था, घोटकी से कराची तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च, उसको हमने देखा। और उसके बाद 27 तारीख से बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध की साहिली पट्टी से होते हुए अब सक्खर पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त सक्खर में मौजूद हूं। IBS सक्खर पर कारकुनान जमा होने लगे हैं और आज बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अपना लॉन्ग मार्च का पहला फेज यानी कि सिंध टूर मुकम्मल करके रहीम यार खान पंजाब की तरफ जाएंगे, और उसके बाद इम्कान ये है कि 8 मार्च तक वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और जो तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च है वो अब लाड़काना तक पहुंच चुका है, बल्कि नवाबशाह में कल पहुंच चुका है और नवाबशाह से आगे जेकबाबाद और दीगर इलाकों की जानिब जा रहा है। जी सही। तो यहाँ पर आपको रश और लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है इन मार्चेस में वो कैसा नजर आ रहा है? क्या लोग वाकई आगे बढ़ के इस्तकबाल कर रहे हैं? दोनों पार्टियों के लीडरान का नंबर्स क्या नजर आ रहे हैं? कौन जीत रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है?
उवैस, ये बताना बहुत मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध हुकूमत क्योंकि उनकी है और उनका लॉन्ग मार्च जब सिंध के अंदर मूव कर रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि सरकारी वसाइल को इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हों या किसी भी दूसरे किस्म के मामलात हों। तो बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ पर जो उनका एक कारकुनान है, उनका एक सेटअप है, पूरा तंजीमी सेटअप है, वो उसे इस्तेमाल करते हुए लोगों को जमा कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज पहली मरतबा 3 साल की जो टेन्योर है उसमें सिंध के ऊपर फोकस करती हुई नज़र आ रही है। अली जैदी हों, शाह महमूद कुरैशी हों या दीगर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन लोगों के जो मसाइल हैं उनका हल किसी के पास नहीं है। दोनों जानिब से तकरीर की जा रही हैं, वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनका जवाब दिया जा रहा है। लोगों के मसाइल पर यहाँ पर फोकस होकर बात करता हुआ हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो का जो फोकस है वो ये कि वो लोगों को ये बता रहे हैं कि आप लोग किसान हैं, आपका ताल्लुक़ ज़राअत से है, लेकिन जो आप फसल बो रहे हैं उसका पूरा पैसा आपको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। नौजवान तालीम याफ्ता हैं लेकिन उनके पास डिग्रियां तो मौजूद हैं, नौकरियां नहीं हैं। तो ये वो स्टांस है जो उनके पास है। दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत जो है वो गुज़श्ता 12 साल से यहाँ पर मौजूद है, 13 साल से, लेकिन उन्होंने आपके इलाकों में डेवलपमेंट नहीं की। तो दोनों जानिब से जवाबात तो आ रहे हैं, लेकिन जो लोगों के रियल मसाइल हैं जिनको हम देखते हुए आ रहे हैं वो यहाँ पर उस पर कोई बात करता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पर पानी नहीं है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर सैनिटेशन का कोई निज़ाम नहीं है, सेहत के लिए कोई निज़ाम नहीं है, लेकिन उन पर हमें कोई भी यहाँ पर बात करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आतिफ हुसैन नाजरीन कराची से हमारे साथ मौजूद थे और हमें मार्चेस की सूरत हाल से आगाह करे थे। अब वापस दारुल हुकूमत की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद साहब ने अपने बारे में लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की जो साबिक़ अहलिया हैं रेहाम खान साहब, उनको 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया है और नोटिस में कहा गया है कि रेहाम खान की किताब का हवाला देकर बहुतान तराशी की जाती है और वजारत की कारकर्दगी को मुतनाज़ बनाया जाता है। और इसकी उन्होंने कभी तरदीद नहीं की और ऐसे इल्ज़ामात पर मबनी मवाद को रीट्वीट भी वो करती हैं जो रेहाम खान साहब हैं, उन पर ये इल्ज़ाम। 14 दिन में वजाहत और माफ़ी न मांगने की सूरत में अदालत से सख्त सज़ा और 1 अरब रुपए हर्जाने की इस्तदा की जाएगी। ये क्या मामला है, इस हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में हमारी नुमाइंदा एनी शिराजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एनी, ये क्या सूरत हाल है, आप इसको पूरे तरीके से कवर कर रही हैं, इसके बारे में ज़रा हमें तफसील से आगाह कीजिए। अच्छा, डेफेमेशन का जो नोटिस है कैसे टाइम पे आए, संडे को नोटिस जो है वो सर्व किया गया और एक किताब में जिसमें जिक्र किया गया जो कि हम अक्सर कोर्ट होती रहती है मीडिया में, बिल्कुल, लेकिन नोटिस आने के बाद, सर्व होने के बाद, एक तो ये पब्लिशर को ऑब्वियसली जाता है और दूसरा आपके राइटर को जाता है। तो हमने ये देखा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है, रूलिंग आई है कि जो भी डेफेमेशन के केसेस हैं उनको 9 महीने के अंदर अंदर आप जो है उसको सॉल्व करें और उसका जो है ना रिज़ल्ट है वो सामने आए। मज़े की बात यह है कि 2012 से 2022 अब हो गया, 10 साल से इमरान खान ने एक केस किया था शौकत खानम से, आपको रिलेटेड वो केस होगा, वो अभी तक चल रहा है ख्वाजा आसिफ के खिलाफ, और उसका कोई वो जिसमें शौकत खानम की फंडिंग को मुतनाज़ बनाया, उनके जो है उनका रोल जो है इमरान खान का या जो उस इदारे का रोल है उसको मुतनाज़ बनाने के लिए। तो ये जो जजमेंट आना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मज़े की बात यह है कि एक जो है मखसूस अदालत की गई है, एडिशनल सेशन कोर्ट के जज हैं अदनान खान, जो कि सिर्फ डेफेमेशन के केसेस को सुनेंगे। और उनको ये हिदायत की गई है कि आपको सारे दिन, हफ्ते के 7 दिन भी आना पड़े तो आप इनको निपटाएंगे। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, जस्टिस सदर मिनुल्लाह का, और बाकायदा से इसको जस्टिस हमारे जो मोहसिन अख्तर कियानी है इंस्पेक्शन टीम के, वो हेड हैं, वो इस सबको देख रहे हैं और उन्हीं की जानिब से वो इस सबको ओवरसी करेंगे। और ये रूलिंग ऐसे टाइम पे आना जबकि मुराद सईद ने नोटिस सर्व किया है रेहाम खान को, ये बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस नोटिस में क्या कहा गया है? उस नोटिस में कहा गया है कि या तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें जो कि आपने ऑब्वियसली पहले माफ़ी मांगे, अगर आप माफ़ी नहीं मांग रही तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करें, इनका जो है सबूत दें, या जो भी आप सहाफ़ी को करेंगी अपने क्लेम्स को, ठीक है, तो आप उसको वो करें, वरना आपको 14 दिन के बाद जो है 1 बिलियन का जो है वो नोटिस वो होगा, हर्जाने का नोटिस भी। और दूसरी पार्टी की तरफ से अभी इस पे कोई मौक़िफ़ नहीं आया, कोई मौक़िफ़ नहीं आया, बल्कि इंटरेस्टिंगली हमने भी रीच आउट करने की कोशिश की। वैसे तो हमने सुना था कि वो बहुत कोऑर्डिनेट करती हैं रेहाम खान, तो क्योंकि ऑब्वियसली दूसरी साइड का मौक़िफ़ बहुत ज़रूरी होता है कि इस हवाले से क्या है।
तो अभी तक वो नहीं आया, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। क्योंकि ज़ाहिर है जब दोनों पार्टीज कुछ दावा करती हैं तो उन दोनों में से एक सच्चा होता है, एक झूठा होता है। तो वैसे इत्तेफाकी तो हमने ये देखना है कि भाई दो लोग बात करें, लेकिन और इंटरेस्टिंग बात ये, एक साइड पे तो हम डेफेमेशन की इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन सिंस आई कवर पार्लियामेंट जी, तो पार्लियामेंट में फ्लोर पर कोई MNA हो या कोई भी अपोजिशन का या किसी भी सियासी जमात का, स्पेशली पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इस किताब का हवाला दिया जाता रहा मुसलसल तकरीबन। इस किताब को जब मुराद सईद खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ से वो आ जाता है। मतलब ही वाज ऑन द फ्लोर, ही वाज सिटिंग इन द पार्लियामेंट, सेशन चल रहा होता था और नेशनल असेंबली तकरीर के लिए वो खड़ा होगा, तकरीर में खड़े होंगे, और दूसरे अफराद जो हैं वो भी इस बात का जिक्र करते थे। किताब लेके आई जाती रही, शो की जाती रही, उसके बावजूद जो है मुराद सईद या हुकूमत की जानिब से, स्पेशली क्योंकि एक इंडिविजुअल के तौर पे आप इस जो है लॉ सूट फाइल करते हैं, मुराद सईद की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आया। सो एक ये भी एक फैक्टर है कि 4 साल बाद एक इंसान सोचता है ना कि यार ठीक है, मतलब छोड़ो इस चीज़ पे, मुझे नहीं बात करनी, लेकिन जब पानी हद से गुजरता है तो फिर आप कहते हैं चलो कुछ मेजर करने। में ये भी साथ जिक्र किया गया है क्योंकि उस किताब की बेस को बनाकर, ऑब्वियसली ये 4 साल पहले किताब आई, टेलीविजन चैनल्स पे उस तरह से शुरू में डिस्कस नहीं की गई, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा डिस्कस की गई। लेकिन अब चूंकि टेलीविजन में इसका जिक्र होना, तो ये एक है कि हत्या की इज्जत है या जो भी इससे डिफेम करना है, प्रोपेगेंडा है, तो अब देखते हैं कि इसका क्या होता है। बिल्कुल नतीजा, और गाय बगाए मायनी शराजी को नाजरीन तंग करते रहेंगे कि अब इस पे आके वो हमें अपडेट करें कि क्या हुआ, जैसे जैसे इसकी समातें होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे यानी आपका, आपने वक्त निकाला। आज के प्रोग्राम से इतना ही नाजरीन, हमें दीजिए इजाजत और हमें और पाकिस्तान को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।